नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ASP आर्य स्टडी पॉइंट पर। हम जो है 10th क्लास की हरियाणा बोर्ड की इतिहास की जो पाठ्य पुस्तक है भारत एवं विश्व, उसके लेसन्स को पढ़ रहे थे लाइन बाय लाइन। और जो ये आपका भी लेसन है उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद, इसकी हमने पहले एक पार्ट वीडियो बनाई है जिसमें हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं। एक तो उपनिवेशवाद के कारण और दूसरा उसके लिए जो सहायक परिस्थितियां थी वो क्या क्या थी कि उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद कैसे किस प्रकार से फैला था। आज ये पार्ट 2 है इस वीडियो का। लगभग पहले आधे घंटे में हमने इसका आधा लेसन कंप्लीट कर लिया और ये पार्ट 2 आपका लगभग ये भी आधे घंटे 35 मिनट तक का रहेगा, जिसमें हम इस लेसन को कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। और वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर वीडियो को जरूर करें। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट है साम्राज्यवाद का विकास। इससे पहले हमने साम्राज्यवाद के विकास में जो सहायक परिस्थितियां थी वो देखा था कि क्या क्या कारण बने थे कि साम्राज्यवाद जो है वो फैला। तो इसके कई सारे कारण थे कि जहाँ पे ये लोग गए वहाँ के जो राजा थे या वहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी तो वहाँ कहीं ना कहीं कुछ कमजोरी उनकी भी थी कि वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। इसके अलावा इनके अपने देश में जैसे कि औद्योगिक क्रांति आई तो उसके कारण से इनको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन इनके देश में बढ़ा और उसको खपाने के लिए इनको नए बाज़ारों की ज़रूरत थी, जो इन्होंने एक तरह से उपनिवेश के रूप में तलाशी। तो अब बात करते हैं साम्राज्यवाद का विकास धीरे धीरे आगे भाई कैसे बढ़ा। तो एशिया के अंदर इन्होंने साम्राज्यवाद फैलाया। एशिया एक ऐसा महाद्वीप था जहाँ से अनेक प्रकार का कच्चा माल जैसे कपास है भाई, चाय है, नील है, काफ़ी है, तंबाकू, चीनी, कोयला, लोहा, टीन, तांबा इत्यादि प्रचुर मात्रा में प्राप्त किया जा सकता था। तो यानी कि जो एशिया महाद्वीप के देश हैं वहाँ से इनको कच्चा माल काफ़ी मात्रा में मिल सकता था और उसमें भी वैरायटी के तौर पे जैसे कपास भी थी। एशिया के अंदर भारत एक बड़ा कपास उत्पादक राज्य है, देश है। चाय है जैसे चीन और भारत, नील की खेती भारत के अंदर होती थी, काफ़ी भारत में है, तंबाकू है, चीनी भाई जैसे गन्ना भारत में होता था तो उसकी चीनी बनाते थे, कोयला, लोहा ये हमारे यहाँ प्रचुर मात्रा में था। यूरोपीय देश यहाँ अपने उपनिवेश स्थापित करके निर्मित माल को उनके बाजारों में अधिक लाभ में बेच सकते थे। तो यहाँ से वो क्या करते थे कि भाई यूरोप के जो देश है ना यहाँ अपना उपनिवेश स्थापित करते थे और निर्मित बाजार माल था जो वहाँ से बना के वो लेके आते थे तो उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ में वो लोग बेच सकते थे। तो 19वीं शताब्दी के अंत तक लगभग एशिया महाद्वीप जो पश्चिमी शक्तियों के साम्राज्यवाद की लपेट में आ गया था। तो यानी एशिया महाद्वीप के जो भी देश थे वो लगभग सारे के सारे देश यूरोप की जो शक्तियां हैं उनके चंगुल में आ गए। तो एशिया में उपनिवेश स्थापित करने वाले प्रमुख देश कौन कौन से थे? तो आपका इंग्लैंड था, फ्रांस था भाई, पुर्तगाल, हॉलैंड, जर्मनी तथा रूस। तो ये कुछ देश थे जिन्होंने एशिया के अंदर अपने उपनिवेश स्थापित किए। तो पहले बात करते हैं इंग्लैंड के उपनिवेश कौन कौन थे। यूरोपीय शक्तियों में सबसे बड़ी साम्राज्यवादी शक्ति कौन थी? इंग्लैंड थी भाई, जिसने एशिया के अधिकतर भागों पर अपना अधिकार स्थापित किया। यानी ज़्यादातर हिस्सा किसके कब्जे में था? इंग्लैंड के कब्जे में था। इंग्लैंड सबसे ज़्यादा वो उपनिवेशिक ताकत थी, सबसे बड़ी ताकत थी जिसके पास में ज़्यादातर हिस्सा यूरोप एशिया का कब्जे में था। तो इंग्लैंड के जो उपनिवेश है उसमें सबसे पहले बात आती है भारत की। तो भारत इनका उपनिवेश था। भारत के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से कौन कौन आए थे? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी लोग भारत आए। पुर्तगाली यानी पुर्तगाल वाले, डच हो गए भाई ये आपके डेनमार्क के, अंग्रेज हो गए और आपके फ्रांसीसी यानी फ्रांस वाले हो गए। कुछ नहीं सॉरी डच आपके हॉलैंड वाले हैं, डच हैं हॉलैंड वाले, हॉलैंड वालों को डच बोला जाता है। कुछ समय तक पुर्तगाली एवं डच शक्तियों ने भारत में व्यापार किया, परंतु 18वीं शताब्दी के आरंभ में उनकी शक्ति भारत में लगभग समाप्त हो गई। अब भारत में दो शक्तियां बची थी, एक अंग्रेज और एक फ्रांसीसी। तो शुरू में तो दोनों भारत के अंदर पुर्तगाली और डच इनसे पहले आ गए थे, लेकिन ये लगभग समाप्त हो गए। भारत से ही थोड़ा बहुत एरिया इनके पास था, जैसे पुर्तगाल के पास लगभग बाद तक गोवा रहा था बस एक, बाकी हिस्सा इनके पास कुछ भी नहीं था, बहुत थोड़ा एरिया ही था। तो बाद में बच गए कौन? अंग्रेज और फ्रांसीसी, ये दो बड़ी शक्तियां थी। अब ये देखना था कि भारत पर शासन अंग्रेज करेंगे या फ्रांसीसी करेंगे। तो इन दोनों शक्तियों ने भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के उद्देश्य से 1744 से लेके 1763 ईस्वी के बीच कर्नाटक के 3 युद्ध हुए इन दोनों के बीच में भाई, अंग्रेजों के और फ्रांसीसियों के बीच में कर्नाटक के अंदर युद्ध हुए, जिनको कर्नाटक के युद्ध बोला जाता है, जिनमें अंतिम विजय किसकी हुई? अंग्रेजों की। तो लास्ट में कौन जीत गया? अंग्रेज। और अंग्रेज जीत गए तो ज़्यादातर भारत पे उनका कब्जा हो गया।
इससे भी पहले वो 1757 ईस्वी में बंगाल के जो नवाब सिराजुद्दौला था उसको प्लासी के युद्ध में हरा करके अंग्रेजों ने बंगाल में अपना राजनीतिक जो प्रभुत्व स्थापित पहले से ही कर लिया था। तो बंगाल के अंदर वो अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित कर चुके थे अंग्रेज, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा के। कब? 1757 में प्लासी के युद्ध के अंदर। 1764 में उन्होंने बक्सर के युद्ध में बंगाल की, बिहार की और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। दीवानी का मतलब होता है राजस्व अधिकार, कि वह जो कर इकट्ठा करने का अधिकार वो इनको मिल गया 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद। अंग्रेजों ने मैसूर पर 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान को हराने के बाद अधिकार कर लिया। तो इन्होंने 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान को हरा दिया था। भाई मैसूर का ये राजा था टीपू सुल्तान। इन्होंने टीपू सुल्तान या कहीं मैसूर के साथ आंगल मैसूर नाम से, आंगल मतलब अंग्रेज और मैसूर आपका जो ये मैसूर राज्य हो गया, तो आंगल मैसूर नाम से इन्होंने लगभग 4 युद्ध लड़े। पहले जो 2 युद्ध थे उसमें तो आपका हैदर अली था, हैदर अली के साथ ये लड़े। हैदर अली जो था वो टीपू सुल्तान का फादर था। पहले युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को हरा दिया, दूसरे युद्ध में हैदर अली मारा गया भाई। फिर उसके बाद 2 युद्ध इन्होंने टीपू सुल्तान के साथ लड़े। 1800 और 1799 में इन्होंने टीपू सुल्तान को हरा दिया और मैसूर पे इनका कब्जा हो गया। 1818 ईस्वी में मराठा युद्ध थे, उनके परिणाम स्वरूप मराठा शक्ति को इन्होंने समाप्त कर दिया। तो मराठों को आपस में लड़वा के इन्होंने 1818 तक उनको लगभग खत्म कर दिया। फिर उसका 1843 ईस्वी में इन्होंने सिंध और 49 ईस्वी में पंजाब पर अधिकार कर लिया। तो जो आपका पंजाब है वहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह का राज्य होता था, महाराजा रणजीत सिंह। जैसे महाराजा रणजीत सिंह है जो उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद ये 1843 में पहले सिंध को जीतते हैं और 1849 में ये पंजाब पे भी अपना कब्जा कर लेते हैं। और इस प्रकार 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के काल तक अंग्रेजों का लगभग सारे भारत पर अधिकार हो चुका था, यानी लगभग पूरा भारत इनके कब्जे में आ चुका था। 1757 में इन्होंने बंगाल को जीत लिया नवाब सिराजुद्दौला को हरा के। 1764 में इन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों की दीवानी प्राप्त कर ली। 99 में टीपू सुल्तान ने हरा दिया। 1818 ईस्वी में मराठे हार गए। 1843 में इन्होंने सिंध पे कब्जा कर लिया और 49 में पंजाब के ऊपर कब्जा कर लिया। लगभग पूरा भारत इनकी गिरफ्त में आ चुका था 1856 तक। शुरुआत इन्होंने की थी 1744 में, पहला युद्ध इन्होंने किया फ्रांसीसियों के साथ, और 1763 में इनका अंतिम युद्ध था जिसमें ये लोग जीत गए थे। तो ये था भारत के अंदर इनका विकास। इसके अलावा बात करें इंग्लैंड के और कौन उपनिवेश थे? बर्मा, यानी जो हमारा पड़ोसी देश है, म्यांमार जिसको हम बोलते हैं, म्यांमार नाम से इसको हम जानते हैं, बर्मा। तो इंग्लैंड ने बर्मा के विरुद्ध कितने युद्ध किए? 3 युद्ध किए। और ये युद्ध 1824 से लेके 1885 ईस्वी के बीच इन्होंने किए। इन युद्धों के परिणाम स्वरूप बर्मा के समस्त प्रदेश ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य में मिला लिए गए। तो इन्होंने बर्मा को जीत के भारत में मिला लिया था, क्योंकि उस समय भारत और बर्मा, देखो आज भी ये जो भारत और बर्मा की सीमा मिलती है, तो अंग्रेज शासन कर रहे थे तो उन्होंने एक ही देश बना लिया। श्रीलंका की बात कर लें, श्रीलंका पर भी इनका अधिकार था। श्रीलंका पे पहले पुर्तगालियों ने, फिर डच लोगों ने और अंत में अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने लंका में चाय और रबड़ के बाग लगाकर अत्यधिक धन कमाया, यानी बहुत ज़्यादा धन इन्होंने श्रीलंका से कमाया। श्रीलंका को वैसे ही हम सोने की नगरी बोलते हैं, सोने की लंका, श्रीलंका। तो वहाँ से इन्होंने बहुत धन कमाया भाई। जो रावण ने सारा सोना इकट्ठा कर रखा था ना, वो सारा का सारा अंग्रेज लेके गए फिर बाद में, ठीक है। इंग्लैंड का श्रीलंका पर अधिकार कब तक रहा भाई? 1948 ईस्वी तक रहा। 1948 में इन्होंने श्रीलंका को आज़ाद किया। मलाया की बात करें, अंग्रेज दक्षिण पूर्व एशिया में भी अपना पांव पसारना चाहते थे। जो हमारा साउथ ईस्ट की बात करें हम, जो बंगाल की खाड़ी वाला एरिया है ना, उसके पार जो आपका मलाया है, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड वगैरह, ये जो देश हैं इनकी बात है। तो मलाया में अंग्रेजों ने दक्षिण पांव पसारने शुरू किए। 1840 ईस्वी में उन्होंने किसको? सिंगापुर को अपने अधिकार में ले लिया। और 1865 ईस्वी में अंग्रेजों ने मलाया प्रायद्वीप को भी अधिकार में कर लिया, यानी कि वहाँ का हिस्सा भी इनके कब्जे में आ गया। तिब्बत भी वही इनके कब्जे में था। 1904 ईस्वी में तिब्बत को पराजित करने के पश्चात दलाई लामा के साथ हुई संधि के अनुसार ब्रिटिश भारत तथा तिब्बत के बीच व्यापार आरंभ होकर तिब्बत व्यावहारिक रूप से अंग्रेजों के प्रभाव में आ गया। तो दलाई लामा के साथ इन्होंने एक संधि कर ली और तिब्बत को इन्होंने हरा दिया था। उसके बाद भारत और तिब्बत के साथ इन्होंने आपस में व्यापार करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि भारत में अंग्रेजों का कब्जा था ही। तो व्यावहारिक रूप से तो देखें तो लगभग तिब्बत भी अंग्रेजों के प्रभाव में था। तो ये थे अंग्रेजों के आपके उपनिवेश। तो देखो कितना बड़ा हिस्सा इनके कब्जे में था। तो ये है भाई आपका भारत का नक्शा हो गया आपका। ये बांग्लादेश, ये भी उसी में था। इसके अलावा
ये जो तिब्बत का एरिया आ गया, नेपाल तो साथ लगता है वैसे, नेपाल, और ये आपका इधर पाकिस्तान भाई, ठीक है, ये और ऊपर का अफ़गानिस्तान वाला हिस्सा इनके, ये म्यांमार है भाई। देखो ये म्यांमार ये भारत के साथ लगता था, तो इसको भी इन्होंने भारत के अंदर मिला लिया था। अच्छा, इधर ये आपका ये वाले प्रायद्वीप, मलाया प्रायद्वीप ये आ गया, ये कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, ये सारे इसके अंदर आते हैं। तो इस पूरे पे इनका कब्जा हो गया था। इसके बाद बात करें भाई हॉलैंड के उपनिवेश। हॉलैंड ने कहाँ कहाँ कब्जे किए? हॉलैंड के डचों ने व्यापार करने, तो डच कौन है? हॉलैंड के लोग हैं। तो हॉलैंड के डचों ने व्यापार करने तथा उपनिवेश स्थापित करने के लिए सर्वप्रथम दक्षिण पूर्वी देशों के द्वीपों की ओर ध्यान दिया। जो द्वीपीय देश है हमारे, इधर अभी हमने जो देखा था समुद्र के अंदर जो पड़ते हैं। 1602 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों को हराने के पश्चात बेंटम में अपने कारखाने खोले और यह उनका महत्वपूर्ण केंद्र बन गया, बेंटम नाम की जगह पे। तो इन्होंने किसको हरा दिया था? पुर्तगालियों को भी। 1605 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों से एम्बोयना को विजित कर लिया, एम्बोयना द्वीप, और अपना प्रभाव वहाँ बढ़ा लिया। 1619 में इन्होंने जकार्ता को भी जीत लिया। जकार्ता जो है वो इंडोनेशिया की राजधानी है भाई। इंडोनेशिया की वर्तमान राजधानी क्या है? जकार्ता। तो उस समय इसका नाम ही जकार्ता था। तो इसको भी इन्होंने हरा दिया और बाटेविया को अपनी राजधानी बना लिया इन्होंने। इस प्रकार डचों का जो जावा, सुमात्रा, बोर्निया, ये जो द्वीप है इन पे अधिकार हो गया। जावा है, सुमात्रा है, तो जावा, सुमात्रा ये इसके ही द्वीप हैं, इंडोनेशिया के ही साथ लगते। 1641 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों से मलक्का भी जीत लिया। मलक्का भी एक द्वीप है भाई, साउथ ईस्ट एशिया का ही। और इसके फलस्वरूप इंग्लैंड का जो गरम मसालों के द्वीपों पर प्रभाव बहुत बढ़ गया। तो गरम मसाले बहुत ज़्यादा उगते हैं इन द्वीपों में, तो यहाँ पे हॉलैंड का पूरा प्रभाव हो गया। तो ये हॉलैंड ने लगभग बात करें हम दक्षिण पूर्व एशिया के जो द्वीप थे उन पे कब्जा किया इसने ज़्यादातर। तो पुर्तगाल के उपनिवेश। पुर्तगाल 1498 ईस्वी में पुर्तगाली जो नाविक था वास्को डी गामा, वो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट के स्थान पे पहुंचा। कालीकट नाम की बंदरगाह पे वो आया भाई भारत, और यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग का उसने पता लगा। सबसे पहले जो ये हम बोलते हैं ना कि भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने दरअसल भारत की खोज नहीं की थी, बल्कि भारत आने वाले समुद्री मार्ग को खोजा था। ये जो इन्होंने बात लिखी, भारत आने के लिए नए समुद्री मार्ग का पता लगा लिया वास्को डी गामा ने। 1498 में ये भारत पहुँच गया था। इससे क्या हुआ? पुर्तगालियों ने भारत तथा अन्य पूर्वी देशों में अपने निवेश स्थापित किए। 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने अपने प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप भारत में गोवा, दमन द्वीप, दादरा नगर हवेली आदि प्रदेशों पे क्या है? अधिकार कर लिया। और इनके अतिरिक्त पुर्तगालियों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के तिमर, चीन के निकट मकाओ द्वीप को भी प्राप्त कर लिया। तो चीन के नज़दीक मकाओ नाम का द्वीप है, उस पर कब्जा हो गया। तिमर जो है उस पर कब्जा हो गया भाई। और भारत के गोवा था, दमन द्वीप था, दादरा नगर हवेली, तो इन जगहों पे इन्होंने कब्जा कर लिया। तो ये किसके कब्जे में थे? पुर्तगाल के कब्जे में। फ्रांस के उपनिवेशों की बात करें फ्रांस ने कहाँ कहाँ उपनिवेश स्थापित किए? तो फ्रांस ने भारत का जो पांडिचेरी, वो चंद्रनगर है, मॉरिशस आपका एक देश हो गया, माहे है, इनके ऊपर कब्जा किया। माहे भारत के अंदर का ही एक द्वीप है। फ्रांस ने भारत में 1674 ईस्वी में पांडिचेरी के स्थान पर अपनी बस्तियां स्थापित की गई, और पांडिचेरी को फ्रांस ने अपनी भारतीय बस्तियों की राजधानी बना लिया। मतलब भारत के अंदर जहाँ जहाँ इनके कब्जे थे उनकी राजधानी कौन सी बनाई इन्होंने? पांडिचेरी। इसके पश्चात चंद्रनगर में भी फ्रांसीसी बस्तियाँ स्थापित की हुई इन्होंने। फ्रांसीसी कंपनी 1721 ईस्वी में मॉरिशस पे अपना अधिकार कर लिया। 1785 ईस्वी में मालाबार तट पर स्थित माही नाम के स्थान पे, भारत का जो मालाबार तट है ना, वहाँ पे माही नाम का जगह है, वहाँ पे भी इन्होंने कब्जा कर लिया। और 1739 ईस्वी में कालीकट के अंदर भी, जहाँ सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, ये वास्को डी गामा कालीकट आया था, तो वहाँ पे भी फ्रांसीसियों ने अपनी बस्ती स्थापित की। तो भारत में कहाँ कहाँ? पांडिचेरी, चंद्रनगर और माहे, और इसके अलावा मॉरिशस नाम का जो देश है आपका छोटा सा द्वीप, वहाँ पे 1674 में इन्होंने पांडिचेरी में, उसके बाद चंद्रनगर, 1721 में मॉरिशस पे अधिकार किया, 1725 में इन्होंने माहे पे, और 1739 में भारत के कालीकट में। दक्षिण पूर्व एशिया के उपनिवेश कहाँ कहाँ थे इनके भाई? फ्रांस ने 1862 ईस्वी में चीन में तथा 1865 ईस्वी में कंबोडिया में अपनी बस्तियां स्थापित कर ली। तो कहाँ कहाँ की भाई? 1862 चीन के अंदर और 1865 में कंबोडिया में।
और 1885 में फ्रांस ने चीन को पराजित करके टोंकिंग और अनाम पर अपना अधिकार कर लिया। तो चीन को हरा लिया और टोंकिंग नाम की जगह और अनाम नाम की जगह पे इनका अधिकार हो गया। इन सभी देशों को सामूहिक रूप से फ्रांसीसी इंडोचीन कहा जाता है। तो ये जो चीन का एरिया था भाई, टोंकिंग का, अनाम का, इधर आपका कंबोडिया का एरिया, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रांसीसी इंडोचीन, ये इसका नाम है, ठीक है, इस एरिया का। तो फ्रांस ने कहाँ का अधिकार किया भारत में, वो आप मैप में देखोगे। जैसे मैं अभी आपको अगर दिखाऊं तो इधर आपका इधर पड़ता है ये पांडिचेरी, और इधर जो मालाबार तट आपका इधर माहे पड़ता है, और यहाँ नीचे से चंद्रनगर है। जर्मनी के उपनिवेशों की बात करें भाई, जर्मनी ने कहाँ कहाँ कब्जे किए। जर्मनी ने भी एशिया में कुछ उपनिवेश प्राप्त किए थे। उसने न्यू ग्युआना नाम की जगह है, उसके उत्तर पूर्वी भाग पर अधिकार इनका हो गया। 1898 में चीन से क्योचो का प्रदेश इन्होंने ठेके पे ले लिया। जैसे हम खेत ठेके पे लेते हैं ना भाई, ऐसे कुछ एरिया इन्होंने ठेके पे ले लिया, बदले में पैसे देते थे। जर्मनी ने प्रशांत महासागर में कैरोलिन नाम का द्वीप है और मार्शल द्वीप, उन पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। रूस की बात करें, रूसी साम्राज्य ने भी मध्य एशिया की ओर अपने साम्राज्य का विस्तार करने के प्रयत्न आरंभ किए और 1864 ईस्वी में रूस ने खोकंद, बुखारा, खीवा इन पे अधिकार कर लिया। खोकंद नाम की जगह बुखारा है, खीवा। और 1865 में रूस ने ताशकंद को रूसी साम्राज्य में मिला लिया। ताशकंद वही है भाई जहाँ पर 1966 ईस्वी के अंदर हमारे जो नेता थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी रहस्यमयी कारणों से मृत्यु हो गई थी। वो समझौते के लिए गए हुए थे ताशकंद, भारत का जो 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध था उसके समझौते के लिए वो गए हुए थे 1966 के जनवरी महीने में, वहाँ इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये वही ताशकंद है। इसको भी रूस ने कब मिलाया, 1865 में मिलाया हुआ। 1865 में इन्होंने मिलाया, 1965 में हमने पाकिस्तान से युद्ध लड़ा और 1966 में हमने एक अपना नेता ताशकंद के अंदर खो दिया। तो ये थोड़ा आपको रिलेट करने के लिए बताया मैंने ताकि आपको याद रहे चीज़ें। 1867 ईस्वी में तुर्किस्तान का नया प्रांत रूसी साम्राज्य में इन्होंने मिला लिया तुर्किस्तान को। 1868 में समरकंद पे भी इनका अधिकार हो गया। 1818 में रूस ने चीन के लियोतुंग के महत्वपूर्ण प्रायद्वीप का 25 वर्षों के लिए ठेका प्राप्त कर लिया। जैसे जर्मनी ने क्योचू को ठेके पे लिया था ना चीन से 1898 में, तो इन्होंने 1818 में लियोतुंग नाम का जो प्रायद्वीप था चीन का, उसको 25 साल के लिए ठेके पे ले लिया। चीन में उपनिवेशवाद, तो अब तक तो हमने पढ़ा किसके कहाँ कहाँ उपनिवेश थे। अब चीन के अंदर भाई किसने कहाँ कहाँ अधिकार किए ये देखते हैं। चीन क्योंकि काफ़ी बड़ा देश है दुनिया का। तो चीन को भी यूरोपीय साम्राज्यवाद का शिकार होना पड़ा भाई। इंग्लैंड की बात करें, फ्रांस की, जर्मनी, रूस, अमेरिका और यहाँ तक कि जापान ने भी चीनी प्रदेशों को अपने प्रभाव क्षेत्र में लेने का प्रयत्न किया। आरंभ में इंग्लैंड और फ्रांस चीन के अफीम के व्यापार में बड़ी रुचि ले रहे थे, तो इनसे ये अफीम का व्यापार करते थे। और जब चीन की सरकार ने इसका विरोध किया तो उन्होंने चीन के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया भाई। 2 अफीम युद्ध हुए 1839 ईस्वी और 1842 ईस्वी तथा ये पहला था 1839 से 1842 और दूसरा 1854 से 1858। इसमें चीन की हार हुई, जिसके परिणाम स्वरूप उसे पहले 5 और बाद में फिर 9 बंदरगाहें विदेशी व्यापार के लिए खोलनी पड़ी और हांगकांग पर भी अंग्रेजी अधिकार स्वीकार करना पड़ा। हांगकांग जो था वो चीन का एक हिस्सा था, इस पर भी जो अंग्रेजों का अधिकार हो गया। तो ये चीन के साथ अफीम युद्ध थे क्या भाई, जो ये आपका अंग्रेज थे, अंग्रेज चीन से रेशम के लेके जाते थे और बदले में चीन को उनको सोना देना पड़ता था। तो इनको बड़ा दिक्कत हो रही थी कि भाई हमें अपना सोना देना पड़ रहा है चीन को और इसमें हमें नुकसान हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया, भारत में ये अफीम उगाते और बदले में उस अफीम को जाके चीन में बेच देते। चीन के लोगों को इन्होंने आदी बना दिया, अफीम का नशेड़ी बना दिया और अफीम के बदले में इन्होंने रेशम खरीदना उनसे शुरू कर दिया। ये थे, उसके लिए फिर चीन को ने युद्ध लड़े इनके साथ कि भाई आप हमारे यहाँ नशा क्यों बेचते हो, जिसमें चीन हार गया दोनों बार में और एक बार में उसको अपनी 5 बंदरगाहें, दूसरी बार में 9 बंदरगाहें वो विदेशी व्यापार के लिए इनको खोलनी पड़ी। चीन की दुर्बलता का लाभ उठाकर जो अन्य यूरोपीय देश थे जिसमें अमेरिका और जापान में भी चीन में प्रभाव बढ़ाने लगे और 1895 ईस्वी में जापान ने चीन को एक युद्ध में पराजित कर उसके कोरिया और फार्मोसा आदि भागों पर अधिकार कर लिया। जो आपका भी कोरिया जो देश है ना, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया, ये पहले चीन के ही थे, हिस्से थे
और इन पे जापान ने अधिकार कर लिया। 1895 में चीन को हरा दिया। देखो भाई, जापान छोटा सा देश और उसने बहुत बड़े देश को, दुनिया का बहुत बड़ा देश है चीन, उसको हरा दिया। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा चीन जो था वो अफीम के नशे में डूबा हुआ था, तो लोगों को नशे में डुबो दिया अंग्रेजों ने। रूस ने मंचूरिया के एक बड़े भाग और पोर्ट आर्थर जो नाम की बंदरगाह थी उस पर अपना अधिकार कर लिया। जर्मनी ने 1897 में क्योचू पे अधिकार जमा लिया था। ये हमने देखा ही उनको, उसको क्योचू को इन्होंने कैसे लिया था, लीज पे, ठेके पे। और 1898 ईस्वी में फ्रांस ने क्वांगचू प्रांत को हथिया लिया। उसी वर्ष अंग्रेजों ने बेई को अपने अधीन कर लिया। अभी ये सभी देश चीन को आपस में बांटने का प्रयत्न कर ही रहे थे कि अमेरिका भी इस दौड़ में शामिल हो गया और उसने चीन के लिए खुले द्वार की नीति का समर्थन किया और इस बात पर जोर दिया कि चीन की सभी जो बंदरगाहें हैं वो विदेशी शक्तियों के लिए एक समान शर्तों पे खोल दी जाए कि हम भी भाई इसमें हिस्सेदारी हमारी भी हो, सबके लिए वो खोल दी जाए। तो यानी चीन ना हो गया धर्मशाला हो गया भाई, ऐसी स्थिति कर दी फिर अमेरिका ने तो आके। इस सलाह को सभी देशों ने मान लिया और इस नीति से चीन का विभाजन होने से बच गया, नहीं तो ये बांट रहे थे चीन को। चीन का आर्थिक शोषण लगातार जारी रहा और 20वीं शताब्दी के आरंभ तक चीन साम्राज्यवादियों के चंगुल में फंसा रहा। बाद में इन्होंने फिर क्रांतियां की और 1949 में जाकर के चीन स्वतंत्र हो पाया। ये तो हो गया चीन के अंदर। अब बात करते हैं अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर भी भाई साम्राज्यवाद भयंकर रूप में था। वहाँ के लोगों को भी भयंकर गुलामी का दंश झेलना पड़ा। बहुत भयंकर उन्होंने गुलामी झेली है और लंबे काल तक भाई उन्होंने गुलामी झेली है। बहुत अत्याचार तक ये अफ्रीका महाद्वीप के लोगों के ऊपर हुए हैं। एशिया के समान अफ्रीका भी एक विशाल महाद्वीप है। दीर्घ काल से अफ्रीका के संबंध में यूरोपीय देशों के लोगों को बहुत कम ज्ञान था और अफ्रीका को ये अंध महाद्वीप कहा जाता था। अनुकूल परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप 1875 ईस्वी के पश्चात यूरोपीय शक्तियों में अफ्रीका में अधिक से अधिक उपनिवेश प्राप्त करने के लिए आपसी संघर्ष आरंभ हो गया और आने वाले 40 वर्षों में यूरोपीय शक्तियों में अफ्रीका के बंटवारे के लेकर संघर्ष चलता रहा। तो पहले तो ये मानते थे कि अफ्रीका अंध महाद्वीप है, लेकिन भाई 1875 के अंदर ऐसा होता है कि ये सारे के सारे दौड़ पड़ते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अफ्रीका के ऊपर कब्जा किया जाए, क्योंकि अफ्रीका के अंदर भाई खनिज संसाधन बहुत थे। वहाँ पे सोना वगैरह और आपके जो अन्य लोहा है, तेल है, कोयला है, ये खनिज संसाधन बहुत है वहाँ। तो परिणाम स्वरूप अफ्रीका के केवल कुछ प्रदेशों को छोड़कर समस्त अफ्रीका में यूरोपीय शक्तियों के उपनिवेश स्थापित हो गए और अफ्रीका के इस विभाजन में बेल्जियम, पुर्तगाल, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी ने भाग लिया। तो ये जो 4-5 देश थे इन्होंने पूरे अफ्रीका को आपस में बांट लिया। अफ्रीका के अंदर बेल्जियम के उपनिवेश कौन कौन से थे भैया देखते हैं। अफ्रीका में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए सबसे पहले बेल्जियम ने पग उठाया। सबसे पहले बेल्जियम वहाँ गया। बेल्जियम के शासक जो लियोपोल्ड द्वितीय थे उसकी सहायता से हेनरी स्टेनले नामक एक साहसी व्यक्ति ने 1878 ईस्वी में कांगो के प्रदेश पर अधिकार कर लिया। कांगो जायरे वहाँ एक जगह है, कांगो जायरे अफ्रीका के अंदर एक देश ही है। तो वहाँ पे इन्होंने कब्जा कर लिया और कांगो नदी के आसपास के क्षेत्रों को मिला के 1908 ईस्वी में इसे कांगो फ्री स्टेट का नाम दिया गया कि इसको एक राज्य बना दिया, एक देश बना दिया 1908 में इन्होंने। और यद्यपि यह एक स्वतंत्र राज्य नहीं था, अपितु बेल्जियम के अधीन एक उपनिवेश था। तो इनका एक अपना अड्डा हो गया भाई। लियोपोल्ड द्वितीय ने इसके लिए हेनरी स्टेनले नाम के आदमी को चुना, उसको कहा कि जाके कब्जा कर। 1878 में इसने कब्जा कर लिया कांगो पे। इंग्लैंड ने कौन कौन से जगह को उपनिवेश बनाया। एक तो अफ्रीका के बंटवारे में इंग्लैंड को सबसे बड़ा भाग मिला भाई। तो देखो भाई, इंग्लैंड का भारत पे भी कब्जा, चीन पे भी, बड़े बड़े देशों पे कब्जा और अफ्रीका में ज़्यादातर इन्हीं को मिला। इंग्लैंड ने अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे ना भाई, नीचे जो भारत की जगह है तरह से अफ्रीका महाद्वीप में ये जो नीचे जगह बनी हुई है ना, इसको हम केप ऑफ गुड होप बोलते हैं। केप मतलब ये बिल्कुल नीचे का सिर आ गया, एक तरह से टोपी सी आ गई। गुड होप मतलब इसके आगे तो फिर मालामाल है भाई, मजे मजे हैं, क्योंकि ये भारत था और ये अफ्रीका के बहुत सारे देश थे, इनको इन्होंने खूब लूटा, इसलिए इसका नाम भी इन्होंने केप ऑफ गुड होप रख दिया। नटाल है, ट्रांसवाल है, ऑरेंज फ्री स्टेट, इस प्रकार के इन्होंने अपने उपनिवेश स्थापित किए अफ्रीका के अंदर इंग्लैंड ने। 1909 ईस्वी में इन राज्यों को मिलाकर दक्षिण अफ्रीका का संयुक्त राज्य बना दिया गया। तो ये जो गुड होप था, नटाल, ट्रांसवाल, ऑरेंज फ्री स्टेट, इनको मिलाकर दक्षिण अफ्रीका का एक संयुक्त राज्य इन्होंने बना दिया, जिसको हम दक्षिण अफ्रीका देश के नाम से भी जानते हैं। दक्षिण अफ्रीका आपने अगर देश सुना हो। इसके अतिरिक्त इंग्लैंड ने रोडेशिया, टंगानिया, गोल्ड कोस्ट, जाम्बिया, नाइजीरिया, सोमालीलैंड, इनके अंदर भी अपने निवेश स्थापित किए। भाई अफ्रीका में इंग्लैंड के सबसे महत्वपूर्ण जो प्रदेश कौन से थे, मिस्र और सूडान थे। स्वेज नहर के खुलने के पश्चात इंग्लैंड के लिए नए क्षेत्रों का बहुत महत्व बढ़ गया, क्योंकि 1869 के अंदर स्वेज नहर खुल गई भाई। उसके बाद तो इनकी बल्ले बल्ले हो गई। पूरे अफ्रीका के अंदर इन्होंने खूब धन कमाया, खूब लूटा अफ्रीका को।
फ्रांस के उपनिवेशों की बात करें, फ्रांस ने कहाँ कहाँ उपनिवेश स्थापित किए अफ्रीका में। अफ्रीका के विभाजन में फ्रांस ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फ्रांस ने अफ्रीका में अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, सेनेगल, मोरक्को, पश्चिमी गिनी और मेडागास्कर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। फ्रांस का अपना प्रभाव जो है मिस्र और सूडान में भी बढ़ाना चाहता था फ्रांस, लेकिन वहाँ अंग्रेजों के कड़े विरोध के कारण वो सफल नहीं हो सका, क्योंकि अंग्रेजों का वहाँ पे कब्जा था मिस्र और सूडान पे। तो इन्हें अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, सेनेगल, मोरक्को, इन पे फ्रांस का कब्जा हुआ। पुर्तगाल ने कहाँ कहाँ कब्जे किए? बेल्जियम ने कांगो पे कर रखा था, तो उसके पश्चात पुर्तगाल ने कांगो के निकट ही अंगोला की बस्ती ले ली। पुर्तगाल ने अफ्रीका के दक्षिण पूर्व में स्थित मोजाम्बिक और उसके साथ के प्रदेश भी जीत लिए, भाई आसानी से मिल गए इसको। इस उपनिवेश को पुर्तगाली पूर्वी अफ्रीका कहा जाता था, यानी कि लगभग पूर्व का हिस्सा इनके अधिकार क्षेत्र में आ गया। जर्मनी के उपनिवेश। यद्यपि जर्मनी का चांसलर बिस्मार्क आरंभ में उपनिवेशवाद की स्थापना के विरुद्ध था, तो जो जर्मनी का चांसलर था बिस्मार्क, तो ये वही नहीं चाहता था कि जर्मनी उपनिवेशवाद में घुसे, उपनिवेशवाद स्थापित करे, दूसरे देशों को गुलाम बनाए। लेकिन जर्मन देशभक्तों, उद्योगपतियों और व्यापारियों द्वारा विवश किए जाने के पश्चात जर्मनी भी उपनिवेशवाद की दौड़ में शामिल हो गया और 1883 ईस्वी में जर्मनी ने दक्षिण अफ्रीका में कुछ प्रदेश प्राप्त करके अपना अधिकार कर लिया, अपना उपनिवेश बना लिया। जर्मनी जो थे दक्षिण अफ्रीका कहा जाने लगा, जर्मन दक्षिण अफ्रीका कहते थे इसको। तत्पश्चात जर्मनी ने पश्चिमी अफ्रीका में टोगोलैंड तथा कैमरून के प्रदेशों में अपने अधिकार कर लिए और पूर्वी अफ्रीका में भी जर्मनी ने जंजीबार और इसके आसपास का जो बहुत बड़ा क्षेत्र था वो प्राप्त किया, जो जर्मनी पूर्वी अफ्रीका कहलाने लगा। तो ये जर्मनी का पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण हिस्सा जहाँ था उसको जर्मन दक्षिण अफ्रीका बोलते थे, और कुछ इन्होंने पूर्व का हिस्सा प्राप्त किया था उसको जर्मनी पूर्वी अफ्रीका बोलते थे। अब इसके बाद बात करते हैं भाई हम, इटली ने भी अपने उपनिवेश स्थापित किए थे। तो इटली ने एरिट्रिया, सोमालीलैंड और लीबिया के प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। ये जगह का नाम है एरिट्रिया, सोमालीलैंड और लीबिया। वह अफ्रीका के अन्य प्रदेशों पर भी अधिकार करना चाहता था, कब्जा करना चाहता, परंतु एबेसिनिया से मिली पराजय के परिणामस्वरूप इटली का अफ्रीकी देशों में फैलाव रुक गया, तो एबेसिनिया ने इनको हरा दिया था। यद्यपि बाद में तुर्की से हुए एक युद्ध के पश्चात इटली का ट्रिपोली पर 1912 में अधिकार स्थापित हो गया। ट्रिपोली नाम की जगह पे भी इन्होंने अपना अधिकार कर लिया। तो अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र में हमें पश्चिमी देशों के उपनिवेश दिखाने हैं, तो भाई आप अफ्रीका जो महाद्वीप है उसका एक मैप ले आना, और उसमें इन देशों को देखना, उसमें आपको सारे के सारे देश मिल जाएंगे। केप ऑफ गुड होप है, सोमालीलैंड है, सेमीलैंड है, न्यू गुयाना है, आपका ये ट्यूनीशिया है, मोरक्को है, ये सारे के सारे उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ आप देख सकते हो कि किस देश ने किस पे कब्जा किया, या बुक की हेल्प से सीख सकते हो, या बाद में अगर समय बचा तो मैं किसी दिन करवाऊँगा। साम्राज्यवाद के एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप के अन्य एक देशों के ऊपर है जो दूरगामी प्रभाव पड़े। तो इसके प्रभाव देखते हैं, साम्राज्यवाद के क्या क्या प्रभाव हुए। यूरोप के देशों पे प्रभाव क्या होंगे? तो यूरोप के देशों पे तो भाई प्लस होंगे, पॉजिटिव होंगे, क्योंकि उनको तो भाई देश लूटने के लिए मिल गए थे, बहुत सारे देशों पे उनके कब्जे हो गए, उनका व्यापार बढ़ा। तो इनके तो क्या है, एक तरह से पॉजिटिव है इनके लिए। तो जिन यूरोपियन देशों में औद्योगिक क्रांति आई थी वे सभी देश अपने अपने देशों के कारखानों में बहुत अधिक माल बनाने लगे, और इस माल को उन्होंने स्वयं उपनिवेशों में बेचकर अत्यधिक लाभ कमाना आरंभ कर दिया। इन उपनिवेशों से ही ये देश सस्ते दामों पर कच्चा माल खरीदने लगे। तो भाई वहीं से कच्चा माल खरीद के लाते, अपने यहाँ फैक्ट्री में उसको तैयार करते और वापस वहीं बेच देते, और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा के वो क्या हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा धनवान। यूरोपीय देशों में अधिक से अधिक उपनिवेश प्राप्त करने की होड़ लग गई। तो कोई सारे सोचते थे मुझे ज़्यादा जगह मिले, मुझे ज़्यादा उपनिवेश मिले। तो अधिक उपनिवेश प्राप्त करने की इच्छा के कारण इन देशों ने अपनी अपनी सेनाओं को शक्तिशाली बनाना आरंभ कर दिया, जिसके कारण सभी यूरोपीय देशों में आपसी द्वेष बढ़ गया और वे एक दूसरे के विरुद्ध दो गुटों में बंट गए। यूरोपीय देशों की आपसी शत्रुता के कारण ही प्रथम विश्व युद्ध जो था 1914 से 18 तक ये हुआ, जिसके बहुत विनाशकारी परिणाम निकले। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट ये था कि विश्व युद्ध हुआ भाई 1914 से 18 के बीच, पहला विश्व युद्ध, ये इस उपनिवेशवाद के कारण ही था, ज़्यादा से ज़्यादा इनकी आपस में होड़ लगी हुई थी। एशिया के ऊपर साम्राज्यवाद के प्रभाव। तो एशिया पे क्या क्या प्रभाव पड़े भाई, इन्होंने देखो सकारात्मक दे रखा है, लेकिन मेरे हिसाब से सकारात्मक कुछ नहीं था, सारा का सारा नकारात्मक ही था भाई, अगर हम देखें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ से इन्होंने धन ही कमाया, हमें क्या फ़ायदा मिला। लेकिन वो सकारात्मक इनके दृष्टिकोण से हो सकता है। साम्राज्यवादी देशों ने अपने अधीन उपनिवेशों में पश्चिमी शिक्षा लागू की, इन देशों के लोगों को दूसरे देशों की राजनीतिक प्रणालियों के अध्ययन का अवसर मिला। तो भाई ये कोई ज़रूरी थोड़े था कि किसी को गुलाम बना के तब उनको राजनीति सिखाई जाए,
वो तो वैसे भी अनुभव मिल जाता, हमारे लोग वहाँ जाके देख लेते कि उनकी राजनीति कैसी है। तो लेकिन इन्होंने लिख रखा है भाई जो वही पढ़ना पड़ेगा। तो राजनीतिक प्रणालियों का अध्ययन करने का अवसर मिला, परिणाम स्वरूप इन देशों में राष्ट्रीय जागृति का उत्थान हुआ। बताओ भाई, अब कोई देश गुलाम बना लिया आपने तो राष्ट्रीय जागृति तो आएगी। क्या वो पहले वो जागृत नहीं थे, पहले सोए हुए थे, मूर्ख बना रहे हैं। साम्राज्यवादी देशों के पूंजीपतियों ने अधिक लाभ कमाने के लिए उपनिवेशों में नए उद्योग स्थापित किए, जिससे इन लोगों को रोजगार प्राप्त करने के। अच्छा ये बताओ भाई, पूंजीपतियों ने उपनिवेशों में उद्योग स्थापित किए, उद्योग स्थापित करके तो इन्होंने हमारे लोगों के रोजगार को खत्म कर दिया। क्योंकि हमारे यहाँ बात करें तो स्वावलंबन था, हस्तशिल्प थे, हर घर में छोटे छोटे उद्योग धंधे थे। जब ये बड़े उद्योग मशीनी उद्योग स्थापित हुए तब तो बहुत सारे जो छोटे मोटे उद्योग बंद हो गए और बहुत कम लोगों को रोजगार मिला भाई। तो इस सब सकारात्मक कैसे हुआ। साम्राज्यवादी देशों ने अपने अपने उपनिवेशों में व्यापार बढ़ाने हेतु अधिक से अधिक सड़कें बनवाई। हमारे यहाँ क्या सड़कें नहीं थे पहले, कुछ तो रही होंगी भाई। हम भी पक्की सड़क बनाते, दुनिया में देखते कोई दूसरे देश बना रहे हम भी बना लेते। तो इन्होंने तो अपने हित के लिए बनाई है, उसमें हमारा थोड़े हित था। रेल की पटरियाँ बिछवाई, वो अपने लिए बिछवाई, जिससे इन उपनिवेशों में यातायात के साधनों का विकास हुआ। क्या ये अंग्रेज नहीं आते तो हमारे यहाँ आज तक रेल नहीं चलती भाई, मूर्ख बना रहे हैं कुछ भी। चलो लेकिन जैसा लिखा हुआ सब पढ़ना पड़ेगा। रेल की पटरियाँ बिछी भाई, सड़क हमारे यहाँ बनी, हमारा विकास किया इन्होंने, हमें रोजगार दिया भाई। हम तो बेरोजगार घूम रहे थे, तो ये हमारे ऊपर सकारात्मक प्रभाव हैं। विनाशकारी प्रभाव, साम्राज्यवादी देशों ने अपने अपने उपनिवेशों से अपने स्वयं के देशों के, अब देखो वही बात बोल रहे हैं कि अपने स्वयं के देशों के उद्योगों का माल बेचा और उद्योग धंधे खत्म हुए, और यहाँ ऊपर दे रहे हैं रोजगार के अवसर मिले। बताओ, सस्ते दामों में कच्चा माल खरीदना आरंभ कर दिया, तो इससे हमारा ये नुकसान हो गया। और वही बात तो ऊपर से उसको अलग तरीके के घुमा के बोल दिया। अपने देशों में निर्मित माल अधिक दामों पे बेचना शुरू कर दिया भाई। और साथ ही उन्होंने उपनिवेशों के निजी उद्योगों में बने हुए माल को बेचने के लिए अनेक प्रतिबंध लगा दिए। बताओ, रोजगार तो इन्होंने एक प्रतिबंध लगा के हमारे खत्म किए और कह रहे रोजगार दिया, जिससे उपनिवेशों के उद्योग नष्ट हो गए। हमारे उद्योग नष्ट हुए हैं भाई, और ये कह रहे उद्योग स्थापित करके पहले तो भाई उद्योग नष्ट करो और लोगों को बेरोजगार बनाओ, फिर रोजगार देके कह दो हमने आपके ऊपर बड़ा उपकार कर दिया भाई, आपका बड़ा भला किया, हमने आपको रोजगार दिए। साम्राज्यवादी देशों ने अपने उपनिवेशों के किसानों का अधिक से अधिक शोषण किया, तो ये शोषण हुआ भाई किसानों का ज़्यादा, जिससे उपनिवेशों के किसान और निर्धन हो गए। साम्राज्यवादी देशों के लोग अपने आप को सभ्य मानते थे और उपनिवेशों के लोगों को नीच समझते थे। तो ये देखो हमारे साथ कितना अत्याचार और भेदभाव ये करते थे। वे इन लोगों से मेल जोल स्थापित नहीं करते थे। इन लोगों के लिए होटल, क्लब, रेलगाड़ी के डिब्बे भी अलग होते थे। उपनिवेशों के लोगों को उच्च पदों पर नहीं रखा जाता, तो रोजगार भले ही देते लेकिन वो नीचे दर्जे का काम देते थे भैया। साम्राज्यवादी देशों के ईसाई प्रचारकों ने उपनिवेश के लोगों को बलपूर्वक ईसाई बनाया, जबरदस्ती इन्होंने धर्म परिवर्तन किया। उपनिवेशों को लोगों को कई प्रकार के प्रलोभन इन्होंने दिए और धर्म परिवर्तन करवाया, जिससे इनमें परस्पर शत्रुता बढ़ी। यानी हमारे देश के लोग आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन गए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इन्होंने धर्म परिवर्तन करवा दिया। और जब धर्म परिवर्तन हो गया तो आपस में लड़ना शुरू कर दिया उन्होंने। साम्राज्यवाद का भारत के ऊपर विनाशकारी प्रभाव। यद्यपि भारत पर अंग्रेजों के अधिकार के कई अच्छे प्रभाव पड़े हैं, मेरे को तो लगता नहीं, लेकिन चलो भाई इन्होंने लिख दिया, क्या कह सकते हैं। उन्होंने भारत पर आधुनिक न्याय प्रणाली लागू की। अच्छा, ये आधुनिक न्याय प्रणाली है भाई, 20-20 साल जुतियाँ घिसते रहो, कोर्ट के चक्कर पे चक्कर लगाते रहो। वो जो सनी देओल वाली मूवी थी ना भाई, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो वही वाली बात हो गई। तारीख पे तारीख मिलती रहती है, 20-20 साल, 40-40 साल। केस करने वाला मर गया, जिसके ऊपर केस किया वो मर गया, फैसला फिर भी नहीं आया। और हमारे यहाँ क्या था, पंचायतों का ऐसा सिस्टम था कि तीसरे दिन हमारी पंचायतें फैसला दे देती थी, और इन्होंने हमारी पंचायतों को जो ख़त्म कर दिया। आज हम कहते हैं ना कि पंचायतों में कुछ नहीं रहा, तो पंचायतों को ख़त्म इन्होंने किया कानून बना के। कानून का शासन इन्होंने स्थापित किया। अंग्रेजों ने भारत पर आधुनिक पुलिस व्यवस्था को आरंभ किया। उन्होंने भारत में यातायात एवं संचार के साधनों का विकास किया भाई, और भारतीय समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के प्रयत्न किए। तो कुरीतियों को चल थोड़ा बहुत दूर किया इन्होंने, लेकिन ये कुरीतियाँ कुछ इनके कारण से भी आई थी। आधुनिक शिक्षा प्रणाली लागू करके भारत में राष्ट्रीय जागृति इन्होंने उत्पन्न की। तो आधुनिक शिक्षा से आज तो कोई जागृति हमें लगती नहीं। इन्होंने तो केवल अपने लिए क्लर्क बनाए थे भाई, ज़्यादा से ज़्यादा एक क्लर्क चाहिए थे, उन्हें 9th क्लास में ही पढ़ा था। परंतु अंग्रेजों ने ये सब अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, देखो यार नहीं बात, सारा का सारा इनकी खुद के उसके लिए था, उद्देश्य के लिए। साम्राज्यवाद के भारत में निम्नलिखित प्रभाव पड़े। तो क्या क्या प्रभाव पड़े भाई। गाँव में स्वावलंबी अर्थव्यवस्था छीन बीन होना, तो हमारे जो गांव थे वहाँ स्वावलंबन था वो खत्म हो गया। भारत में अंग्रेजों के आगमन से पूर्व गांव में किसानों के अतिरिक्त अन्य उद्योग करने वाले लोग रहते थे, जैसे कुम्हार है, बढ़ई, लोहार, धोबी, नाई, जुलाहे, मोची, वैद्य, तेली, कहार आदि। और ये सभी लोग मिलकर
इकट्ठे मिलके गांव की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर लेते थे, आपस में मिलजुल के रहते थे। इस प्रकार आर्थिक दृष्टि से प्रत्येक गांव क्या था, स्वावलंबी था। राजस्व अथवा लगान की अदायगी फसलों के रूप में की जाती थी। परंतु अंग्रेजों ने भारत में लगान संबंधी नई नीतियां लागू कर दी। लगान अब निश्चित रकम के रूप में वसूल किया जाने लगा, जिससे किसान अपनी फसलें बेचने के लिए विवश होने लगे। अंग्रेजों ने भूमि को गिरवी रखने तथा वस्तु बेचने की वस्तु बना दिया। भाई इसको गिरवी रख सकते हैं, बेच सकते हैं, उससे पहले हमारे यहाँ भूमि जमीन बेची नहीं जाती थी, जिससे किसानों को भूमि से बेदखल भी ये लोग कर देते थे। और गांव में बाहर से निर्मित वस्तुएं पहुंचने के कारण स्थानीय दस्तकारों के उद्योग नष्ट हो गए, यानी जो लोकल लेवल पे जो काम करते थे वो खत्म हो गए लगभग। इस सब कारणों से गाँव की आत्मनिर्भरता समाप्त हो गई। तो इन्होंने गाँव के स्वावलंबन को खत्म कर दिया। इसके अलावा इन्होंने दादा भाई नौरोजी ने एक जो सिद्धांत दिया था धन निष्कासन का, वो है भारतीय धन संपदा का निष्कासन। ये ज़्यादा से ज़्यादा धन कमा के भारत से बाहर लेके जाते थे। अंग्रेजों के भारत पर अधिकार करने के पश्चात भारतीय धन अथवा संपदा का एक बहुत बड़ा भाग निरंतर इंग्लैंड जा रहा था, जिसके बदले भारत को कोई लाभ नहीं होता था। इसे आर्थिक दोहन अथवा संपदा का निष्कासन कहा जाता है। अंग्रेजों के भारत में आगमन से पूर्व अनेक विदेशी राजवंशों ने भारत में अपने राज्य स्थापित किए थे, लेकिन वे भारत में स्थायी रूप से बस गए थे, तो भारत से बाहर धन नहीं गया था। लेकिन ये क्या कर रहे थे, उन्होंने कर के रूप में एकत्र किए धन को भारत के अंदर ही खर्च कर दिया था, जो पहले वाले राजा थे जो विदेशी। लेकिन इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने ये लेके गए अपने साथ। उन्होंने धन राज्य विस्तार के करने पर, नहरों, सड़कों और सुंदर राजमहल बनाने या भोग विलास का जीवन व्यतीत करने पर खर्च किया। इस धन से भारतीय उद्योगों और व्यापार का भी विकास हुआ था और हजारों भारतीय लोगों को रोजगार मिला था। लेकिन अंग्रेज भारत में अपना शासन स्थापित करने के पश्चात विदेशी बने रहे। उन्होंने भारत से प्राप्त किए धन का अधिकांश भाग कहाँ भेज दिया, इंग्लैंड में खर्च किया, इंग्लैंड भेजा। और यह धन सैनिक तथा सैनिक अधिकारियों को भारी वेतन और पेंशन के रूप में भारतीय राजकोष से ही लोग देते रहे। अंग्रेजी कंपनी के शासनकाल में कंपनी के कर्मचारियों ने भारतीय शासकों, जमींदारों अथवा व्यापारियों से उचित या अनुचित ढंग से धन प्राप्त करके कहाँ भेजना शुरू कर दिया, इंग्लैंड। एक अनुमान के अनुसार अगर हम अंदाजा लगाएं तो केवल 1758 ईस्वी से लेकर 65 तक लगभग 60 लाख पौंड की संपदा इंग्लैंड भेजी गई। तो उस समय का 60 लाख पौंड देखो भाई, अभी जो पौंड की कीमत है वो मेरे ख्याल से 80 प्लस के आसपास होगी, और 60 लाख पौंड है। देखो कितनी हमारा वो नुकसान। व्यापार से भी भारी मुनाफा होता था इनको, वो धन भी इंग्लैंड में जाता था। चौथा, इंग्लैंड के उद्योगपति पूंजीपति भी अधिक धन कमाने के लिए अपना अतिरिक्त जो धन था वो रेल, सड़क और नहर के निर्माण, चाय, कॉफ़ी के बागान और कोयले खानों में लगाते, और इस धन के ऊपर जो ब्याज था और लाभ था वो सारा कहाँ जाता, इंग्लैंड। इन सभी कारणों से भारतीय धन अथवा संपदा कहाँ जाती रही, इंग्लैंड में जाती रही, और भारत में धन संपत्ति का लगातार अभाव होता रहा। और समय बीतने के साथ साथ जिस भारत को हम क्या कहते थे, सोने की चिड़िया कहलाता था, वो निर्धन देश बन करके रह गया। हम काफ़ी गरीब हो गए भाई। दादा भाई नौरोजी का ये चित्र दे रखा है भाई। इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन से संबंधित अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया अपने विचारों को रखा। तो उसमें इन्होंने बताया कि कैसे अंग्रेज हमारा आर्थिक शोषण कर रहे हैं और हमारे सारे के सारे धन को ले जाकर के इंग्लैंड के अंदर जमा कर रहे हैं। दूसरे आपके एक इतिहासकार हैं रमेश चंद्र दत्त, RC दत्त भी इनको कहा जाता है। भारत के प्रसिद्ध प्रशासक, आर्थिक इतिहासज्ञ, लेखक तथा रामायण व महाभारत के अनुवादक। तो रामायण और महाभारत का भी इन्होंने अनुवाद किया है। भारतीय राष्ट्रवाद के पुरोधाओं में से एक थे रमेश चंद्र दत्त। इनका आर्थिक विचारों के इतिहास में प्रमुख स्थान है और इन्होंने पुस्तक लिखी है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें इन्होंने यही बातें कही कि अंग्रेज भारत को लगातार खाली कर रहे हैं, भारत का सारा धन लूट के लेके जा रहे हैं। हस्तशिल्प उद्योगों का पतन। तो भाई भारत के जो हस्तशिल्प थे, हाथ से काम करके छोटे छोटे उद्योग हमने स्थापित कर रखे थे, उन उद्योगों का लगभग पतन हो गया, क्योंकि ये जो मशीनी उद्योगों में बनी चीज़ों को बेचते थे। औद्योगिक क्रांति के कारण इंग्लैंड में बड़े बड़े कारखाने स्थापित हो गए और इनमें बड़ी मात्रा में उत्पादन होने लगा। यह माल सुंदर सस्ता था, मशीन से बना था, अतः भारतीय माल जो लघु उद्योगों द्वारा निर्मित होता था उनके सामने नहीं टिक सका और भारतीय को अपना माल कम कीमत पर बेचने के लिए विवश होना पड़ा। और धीरे धीरे जिसका परिणाम क्या हुआ, भारतीय लघु उद्योग बंद होने आरंभ हो गए। दूसरा, भारतीय लघु उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुएं जब इंग्लैंड या यूरोप के बाजारों में पहुंचती थी तो उन पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए जाते, टैक्स ज़्यादा लगा दिए, वे रोक लगा दी, नहीं ये चीज़ नहीं बिक सकती, ये नहीं बिक सकती, ताकि वहाँ के लोग उसको खरीद ही ना सकें। और इस कारण भारतीय लघु उद्योगों को गहरी क्षति पहुंची और हमारे उद्योग धीरे धीरे खत्म हो गए।
जिससे भारतीय दस्तकार और शिल्पकार क्या हो गए, बर्बाद हो गए। तीसरा क्या था, भारतीय दस्तकारों तथा शिल्पकारों द्वारा निर्मित वस्तुओं के बड़े खरीदार भारतीय शासक और राज दरबार थे, परंतु अंग्रेजों ने 19वीं शताब्दी के मध्य तक सभी देशी राज्यों का क्या कर दिया, अंत कर दिया, और भारत का कोई राजा नहीं रहा, दरबार नहीं रहा, तो भारत की जो वो चीज़ें थी वो खरीदने वाला कोई भी नहीं रहा, जिससे उनके मुख्य ग्राहक समाप्त हो गए और परिणाम स्वरूप भारतीय लघु उद्योग पूर्ण रूप से नष्ट हो गए। उनमें काम करने वाले दस्तकार और शिल्पकार बर्बाद हो गए, यानी बेरोजगारी भारत में बहुत भयंकर फैल गई थी इस समय में। उद्योगों का पिछड़ापन। इंग्लैंड की सरकार ने भारतीय उद्योग विकास के लिए कोई ठोस कार्य नहीं किया, उन्होंने कोई वो इंटरेस्ट नहीं दिखाया कि भारत के उद्योगों का हम विकास करें। भारी धातु एवं बड़ी मशीनें बनाने वाले उद्योगों को, जिन पर अन्य उद्योगों का विकास निर्भर था, जानबूझ के प्रोत्साहित नहीं किया इन्होंने, जानबूझ के नहीं भारत के उद्योगों को प्रोत्साहित किया, क्योंकि इंग्लैंड की सरकार भारत में भारतीय उद्योगपतियों की अपेक्षा ब्रिटिश उद्योगपतियों के हितों की का अधिक ध्यान रखती थी, क्योंकि वो चाहते थे कि जो अंग्रेजों के उद्योगपति हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट जो अंग्रेज हैं, उनके हितों का ध्यान रखा जाए और भारत के जो उद्योग थे, भारत के जो उद्योगपति थे, उनको किसी प्रकार का कोई एनफोर्समेंट, कोई उत्साह, कोई प्रोत्साहन ना दिया जाए। भारत में लगाई गई बहुत सी प्रारंभिक मिलों एवं कारखानों के मालिक भी कौन थे, अंग्रेज थे, और भारतीय ब्रिटिश सरकार अंग्रेज उद्योगपतियों की हर संभव सहायता करती थी, उनको सब्सिडी देना, नुकसान हो गया तो भाई उसकी भरपाई कर देना, इस प्रकार का बहुत सारा। परिणाम स्वरूप विदेशी पूंजी का भारतीय पूंजी पर दबाव बना रहा और भारत में इंग्लैंड के उद्योगों में निर्मित वस्तुएं बड़े पैमाने पर प्रयोग में लाई जाती रही। उदाहरण के लिए भारत में रेल लाइन बिछाने के लिए रेल की पटरियां, रेल के डिब्बे, अन्य सामान कहाँ से आते थे, सारे इंग्लैंड से। और साम्राज्यवादी नीतियों के कारण देश में औद्योगिक विकास असंतोषजनक रहा, यानी कोई औद्योगिक विकास भारत के अंदर नहीं हुआ, बल्कि भारत के अंदर तो वो ज़्यादातर तैयार वस्तुएं बाहर से लाके बेचते, या फिर अगर यहाँ भी कोई उद्योग बढ़ रहा था तो वो वही था जो अंग्रेजों ने स्थापित कर रखा था। निर्यात की अपेक्षा आयात को बढ़ा, तो ये निर्यात कम वैल्यू का करते थे और आयात ज़्यादा से ज़्यादा। निर्यात तो कच्चा माल, तैयार माल का आयात करते थे। भारत में अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत से सूती कपड़े, रेशमी कपड़े, गर्म मसाले, नील, चाय आदि का बड़ी मात्रा में निर्यात होता था। यूरोपीय बाजारों में इन वस्तुओं की बहुत ज़्यादा मांग थी, परंतु भारत में अंग्रेजों के आगमन के पश्चात अंग्रेजों ने भारत में इस प्रकार की नीति अपनाई, जिससे भारत में आने वाले ब्रिटिश माल पर नाम मात्र का आयात शुल्क लगाया जाता था। तो जो ब्रिटिश का माल भारत में आता था उस पर तो ये कम टैक्स लगाते, जिससे वो सस्ता होता और आसानी से बिक जाता, और हमारा जो माल था वो बाहर बिकने जाता, उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देते, जिससे हमारा माल महंगा हो जाता और कोई इसको खरीदता नहीं था। वहीं इंग्लैंड में भारतीय दस्तकारों द्वारा जो तैयार किया गया कपड़ा और अन्य वस्तुओं पर भारी शुल्क यानी कर लगाते थे, कई बार प्रतिबंध भी लगा देते, ताकि यूरोप के लोग इन वस्तुओं को न खरीद सकें, और परिणाम स्वरूप भारतीय कपड़े और अन्य वस्तुओं का निर्यात किया गया धीरे धीरे खत्म, और भारत में इंग्लैंड के उद्योगों में तैयार माल का आयात बढ़ता गया, और इंग्लैंड की आयात निर्यात की नीति के कारण भारत के उद्योग और कारखाने बंद होने लगे, लगभग उनके पर ताले लग गए। भाई भारतीय कृषि एवं किसानों पर भी दुष्प्रभाव पड़ा इस चीज़ का। तो भारत में इंग्लैंड के अधिकार का भारतीय कृषि पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। भारत की ब्रिटिश सरकार ने किसानों से लगान एकत्र करने के लिए जितने भी भूमि प्रबंध लागू किए वे सब किसानों के शोषण पर आधारित थे। एक भी ऐसा नहीं था जो किसानों के शोषण से जो ना जुड़ा हो, सभी के द्वारा ये किसानों का ही शोषण करते थे। किसानों की लगभग आधी उपज लगान चुकाने में लग जाती, तो इतना लगान लगा देते कि आधे तो फसल वैसे ही चली गई। और कर के इतने कठोर नियम थे कि किसानों को हर हाल में चाहे उपज हो या ना हो कर देना ही पड़ता, चाहे दाने खेत में ना हो तब भी कर देना पड़ता था। अपनी भूमि को बचाने के लिए महाजनों से फिर वो क्या करते, ऊंचे ब्याज पे पैसा उधार लेते और महाजनों के चंगुल में फंसे रहते। तो ये जो हमारे यहाँ के महाजन थे ये भी लूट रहे थे, अंग्रेज भी लूट रहे थे किसानों को। वहीं दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार ने भूमि सुधार की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, तो भूमि सुधार उन्होंने किया नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन के ऊपर कर लगा दिए फसल उपजाने पर। परिणाम स्वरूप बहुत सी भूमि क्या हो गई, बंजर, जिससे बेचारे किसान दरिद्र हो गए और साथ ही उपज भी कम होने लगी। तो किसान गरीब भी हो गए, उपज भी कम होने लगी और देश में बार बार अकाल पड़े, जिससे हमारी बहुत सारी जनसंख्या मारी गई। भाई तो देखो कितना अत्याचार, भयंकर अत्याचार अंग्रेजों ने हमारे ऊपर किया। पश्चिमी शिक्षा का लागू होना, इन्होंने अंग्रेजी पढ़ाई हमारे ऊपर थोप दी। अंग्रेजों ने भारत में 1835 ईस्वी में पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली लागू की, जिससे अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। परंतु अंग्रेजों द्वारा लागू की गई शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य क्या था, भारतीयों का मानसिक और नैतिक विकास करना नहीं था, बल्कि कुछ भारतीयों की ऐसी श्रेणी उत्पन्न करना था जो अंग्रेजी भाषा की शिक्षा प्राप्त करके क्लर्कों इत्यादि छोटे पदों पर थोड़े वेतनों पर काम करें, यानी कम से कम इनको
सैलरी देनी पड़े और क्लर्क के तौर पे एक काम करे। कोई नैतिक विकास नहीं, कोई मानसिक विकास हमारे लोगों का नहीं करना था कि वो लोग क्लर्क बनाना चाहते थे हमारे लोगों को, वो भी अपने हित के लिए, क्योंकि हमारे लोगों को उनको कम वेतन में काम मिल जाता था। भारत में स्थापित किए गए विश्वविद्यालयों का उद्देश्य अभी भारतीयों को शिक्षा, उच्च स्तर की शिक्षा देना नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि ज़्यादा बड़े स्तर की शिक्षा दी जाए, बस क्लर्क तक रही। स्त्री शिक्षा, उच्च शिक्षा, वैज्ञानिक एवं तकनीकी की शिक्षा की पूर्ण अवहेलना की। कोई इन्होंने टेक्नोलॉजी की पढ़ाई, साइंस की यहाँ कुछ नहीं किया भाई, जिससे भारतीय विश्व के अन्य देशों के नागरिकों की अपेक्षा हम लोग पिछड़ गए। और कुछ उच्च एवं मध्य वर्गीय भारतीयों ने पश्चिमी देशों में शिक्षा प्राप्त करके भारत के ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आवाज उठाई, लेकिन पश्चिमी शिक्षा ने भारत की सभ्यता व संस्कृति को गहरा आघात पहुंचा दिया, जिसके कारण से पूरा देश एकदम से जागृत नहीं हुआ कि अंग्रेजों को यहाँ से निकाल सके। ईसाई धर्म का प्रसार, इन्होंने ईसाई धर्म का बहुत ज़्यादा प्रसार भारत के अंदर किया भाई। भारत में अंग्रेजों के आगमन के साथ ईसाई धर्म प्रचारक बड़ी संख्या में भारत आए। ये बड़े पादरी बड़े उत्साह से ईसाई धर्म का प्रचार करते। ईसाई धर्म प्रचारक जो थे विद्यालयों, महाविद्यालयों, अस्पतालों, दफ्तरों, मंदिरों, मस्जिदों तथा जेलों आदि में जाकर ईसाई धर्म का प्रचार करते थे। इस काम के लिए उन्हें ब्रिटिश भारतीय सरकार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होता था। तो इसके लिए उनको फुल सपोर्ट मिलती थी ब्रिटिश जो भारतीय सरकार थी कि भाई खूब प्रचार करो ईसाई धर्म का। उन्होंने लोगों को ईसाई धर्म में मिलाने के लिए प्रत्येक उचित और अनुचित, यानी चाहे भाई आराम से वो ईसाई बन जाएं, चाहे उनके तलवार रखनी पड़े गर्दन पे, गर्दन काटनी पड़े, चाहे कुछ करना पड़े। आप अगर गोवा का इतिहास पढ़ोगे तो पुर्तगालियों ने भाई वहाँ बहुत भयंकर कत्लेआम मचाया वहाँ का ईसाईकरण करने के लिए। वे भारतीय धर्मों तथा परंपराओं की निंदा करते थे। सेना में भी ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए ईसाई पादरी रखे इन्होंने, ताकि भारत के जो सैनिक सेना में जाए उनको भी ईसाई बनाया जा सके। ईसाई धर्म अपनाने वाले लोगों को कई प्रकार की सुविधाएं और प्रलोभन ये लोग देते थे। ईसाई धर्म प्रचारकों के प्रयासों के परिणामस्वरूप बहुत अधिक संख्या में भारतीय लोग जो थे ईसाई बन गए, जिससे प्राचीन भारतीय संस्कृति को बहुत बड़ा आघात लगा, बहुत बड़ा झटका लगा और भारत के अंदर ईसाई मत है जो फैल गया। दक्षिण भारत में अगर आप जाके देखोगे तो बहुत आपको बड़ा हिस्सा ईसाईकरण का हुआ मिलेगा। वो पुर्तगालियों और अंग्रेजों ने बहुत भयंकर कत्लेआम मचा के वहाँ किया है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि आधुनिक युग का साम्राज्यवाद प्राचीन साम्राज्यवाद से भिन्न था। यानी पहले के समय में जो साम्राज्यवाद था उस समय भारत के अंदर जो विदेशी शासक आते थे वो यहीं आके बस जाते थे, लेकिन अब का जो साम्राज्यवाद था वो अलग था। ये भारत से ज़्यादा धन लूट के लेके जा रहे थे। यह प्राचीन साम्राज्यवाद की तरह सैनिक अथवा राजनीतिक साम्राज्यवाद नहीं था, बल्कि यह साम्राज्यवाद नव साम्राज्यवाद था अथवा नव उपनिवेशवाद के नाम से जाना जाता है। इसे आर्थिक साम्राज्यवाद कहना भी उचित होगा, क्योंकि इन्होंने हमारा धन ही लूटा, हमें गरीब बनाया। इसके साथ साथ इसमें सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की झलक मिलती है, क्योंकि इन्होंने धर्म परिवर्तन भी बहुत बड़ी मात्रा में किया। इस साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद से एशिया व अफ्रीका के धन संपदा से परिपूर्ण राष्ट्रों का अधिकाधिक इन्होंने आर्थिक व शोषण और दोहन किया, यानी आर्थिक रूप से इनको खूब लूटा, जिससे राष्ट्र निर्धन होते चले गए और यूरोप के राष्ट्र जो है समृद्ध और धनी हो गया। आज जो हम कहते हैं ना कि अंग्रेजों के देश में तो ऐसी सुविधाएं ये है, बड़ा चकमक है, भाई वो हमारे पैसे से है, हमारा धन इन्होंने बहुत ज़्यादा मात्रा में लूटा है। एशिया व अफ्रीका के देशों के दोहन का प्रभाव आज भी इन महाद्वीपों के देशों पर नजर आता है। हमारे देशों के ऊपर आज भी ये प्रभाव दिख रहा है कि हम क्यों पीछे हैं पूरी दुनिया से। ये तीसरी दुनिया के देश अभी भी गरीबी व भुखमरी से लड़ रहे हैं। यह गरीबी, दरिद्रता, भुखमरी उपनिवेशवाद की विरासत है। यानी अगर ये उपनिवेशवाद ना आता तो अफ्रीका के अंदर जो भुखमरी है, भारत के अंदर जो भुखमरी है, जो हमारे आसपास के बांग्लादेश के अंदर भुखमरी है, श्रीलंका में जो है, ये चीज़ें दिखाई नहीं देती वही दुनिया के अंदर। उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद ने भारत जैसे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राष्ट्र की जड़ों को खोखला कर दिया। हमारे देश को इन्होंने बिल्कुल पूरी तरह खोखला करके आपसी फूट व तनाव के बीच बोकर इस विशाल राज्य को दो भागों में विभाजित कर दिया। यानी आपस में फूट डाल के भारत के टुकड़े टुकड़े कर दिए, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश बना दिए इन्होंने। वर्तमान में भी आर्थिक व सांस्कृतिक जो साम्राज्यवाद की विचारधारा थोड़ा भिन्न रूप में लगातार चल रही है। अगर हम भाई अब की भी बात करें, अब भी जो ईसाई धर्म प्रचारक हैं ये हमारे यहाँ पे बहुत भयंकर तरीके से जो है वो सांस्कृतिक साम्राज्यवाद और आर्थिक रूप से दोहन का कार्य कर रहे हैं। अगर बेटा आप लोगों में थोड़ा सा सुनने की इच्छा है तो मैं आपको बता दूं, इस चीज़ को ध्यान से सुनना और समझना। देखो भाई, जो भारत के अंदर अभी जैसे कृष्ण जन्माष्टमी आती है तो ये क्या एक बाजारवाद है, आर्थिक रूप से हमारा शोषण हो रहा है। तो ये ज़्यादातर जो बाजारवाद की देन है, इसमें हमारा जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है चीन और आपका जो विदेशी जो देश हैं वो ड्रेस ही बना के बेचते हैं,
श्री कृष्ण की। तो इन्होंने ये बाजारवाद फैला रखा है। इस्कॉन नाम के जो मंदिर हैं वो इसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, वो बाहर से ज़्यादा धन कमा के लेके जा रहे हैं। इसके अलावा जैसे हम बर्थडे मनाते हैं अंग्रेजियत की, उससे सैली से केक काटते हैं, तो इनकी संस्कृति है। तो इस प्रकार से हमारा जो सांस्कृतिक साम्राज्यवाद है ये हमारे देश के ऊपर अब भी स्थापित करना चाहते हैं। क्रिसमस डे हम बनाते हैं भाई, तो ये भी क्या है, क्रिसमस डे में भी वही चीज़ है। तो ये कहीं ना कहीं सांस्कृतिक साम्राज्यवादी है, ठीक है। और क्रिसमस डे पे जो ये बिकती हैं चीज़ें, ड्रेसेस बिकती हैं सेंटा क्लॉज की, या हम जो पेड़ लेके आते हैं, वो क्या पूरा का पूरा बाजारवाद है, और उससे हमारे लोगों का आर्थिक शोषण हो रहा है। अब एक तरफ तो देश के अंदर भी भूखमरी है, करोड़ों लोग भूखे पेट सो जाते हैं, लेकिन जो हम अपना पैसा है कहीं दान करने की बजाय भाई उन लोगों को कुछ दान दे दें या उनको कुछ कपड़े खरीद के, भोजन खरीद के दे दें, वो ना करके हम बाजारवाद के चक्कर में फंस के और फालतू की चीज़ों के ऊपर अपना पैसा वेस्ट करें, और वो पैसा जो है ये बड़ी बड़ी कंपनियों के माध्यम से लूट के हमारे देश से ले जाया जा रहा है। तो इस प्रकार ये आर्थिक और सांस्कृतिक जो साम्राज्यवाद है वो थोड़े अलग रूप में अभी भी चल रहा है। तो इस चीज़ को हमें समझना होगा और हमारे देश को इससे बाहर निकाल करके देश के अंदर जो अशिक्षा है, जो गरीबी है, जो भूखमरी है और जो आपस का भेदभाव है, फूट है, उस चीज़ को हमें ख़त्म करना होगा। तभी वास्तव में हम आज़ाद कहलाएंगे, और तभी वास्तव में हम जो भगत सिंह और जो हमारे अन्य क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया है, उन्होंने जो सपना देखा था उस सपने को हम पूरा कर पाएंगे। उनका कार्य अभी अधूरा है, वो हमें पूरा करना है। तो इस लेसन का जो एक्सप्लेनेशन या कहीं रीडिंग है जो वो आपके यहाँ समाप्त होती है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का जो मैप है वो आप लोगों को एक बार करवाऊँ, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिख करके आप भेज दें कि सर जो है दक्षिण अफ्रीका का आप मैप करवाएं, तो मैं आपको वो मैप भी करवा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर सभी को, बाय बाय, टेक केयर और सभी को नमस्ते।